थैंक्स गॉड जो हमें यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर मिल गया। जो विद्यार्थी यह वीडियो देख कर जाएंगे उनका नंबर भी बढ़ जाएगा और परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि यह जो है वीडियो कोई डिलीट करवा दे। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना है। और हाँ, हम सीरियल बाय सीरियल से बताएंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सीरियल से बताएंगे। और आप अपने जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो चाहे लास्ट वाला क्वेश्चन करो, चाहे पहले वाला क्वेश्चन करो, चाहे खंड आ करो खंड बा करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो है पहले ओमार सीट वाला बता रहे हैं। ठीक है, होता क्या है ना, ओमार वाला जो है, ओमार सीट वाला कभी कभी आप लोग जो है बड़े नंबरों के चक्कर में जो है छोड़ देते हो, इसलिए हम शुरुआत से बताएंगे। यानी कि पहले जो विकल्प प्रश्न होता है ओमार सीट वाला जो है, तो वही चल रहे हैं, सबसे पहले बता देने। सभी क्वेश्चन बताएंगे। जो लोग स्किप करके नहीं देखेंगे ना उनको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, जो लोग इसे करेंगे ना उनको पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पार्ट में है खंड आ यानी पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न है पहले, तो इसी को पहले चल रहे हैं कराने के लिए। और सभी प्रश्न बताएंगे और ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सप्लेन करेंगे वह गेस्ट पेपर होगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, देखिए निर्देश में क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उसे ओमार सीट में भरना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन लिखा गया है 1848 में हुई थी, या 1815 में हुई थी, या 1834 में हुई थी, या 1900 ईस्वी में हुई थी। का जो राइट आंसर होगा 25 मार्च 1815 को हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वियना की जो संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा हुई थी। ठीक है ना, मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कितने देश आते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्रिटेन है, फिर प्रसिया है और रूस है। ठीक है ना, तो ये सभी जो है देश किस में आते हैं, मित्र राष्ट्र में आते हैं। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से मित्र राष्ट्रों की सूची में कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। कभी कभी हिंद स्वराज न दे करके भारतीय होम रूल दिया रहेगा, तो भारतीय होम रूल या हिंद स्वराज के जो स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो हम आपको बता दें 1909 में किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज की पुस्तक के जो है लिखी गई थी। कब लिखे गए थे? तो 1909 में ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रिंडरपेस्ट का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन लिखा गया है पेड़ पौधों की बीमारी से, या मवेशियों के बीमारी से, या महामारी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। रिंडरपेस्ट का संबंध है मवेशियों की बीमारी से है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें रिंडरपेस्ट पशु महामारी या मवेशी प्लेग है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि रिंडरपेस्ट होता क्या है। तो रिंडरपेस्ट बच्चों जो है, जो पशुओं में बीमारी होती है उसी का नाम रिंडरपेस्ट है। इस बीमारी से ग्रसित जो पशु होते हैं, इसमें पशुओं को अत्यधिक बुखार आ सकता है और डायरिया भी हो सकती है, मुंह से जो है लार टपकता रहता है, आदि लक्षण देखने को मिलता है। किसमें? रिंडरपेस्ट में। तो ये हम आपको बता दें सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमास्ता क्या है? ऑप्शन लिखा गया है बुनकर, या कपड़ा व्यवसायी, या वेतनभोगी कर्मचारी, या ऊन बेचने वाले। जो जब अपने देश में अंग्रेज थे तो उस समय गुमास्ता को वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये गुमास्ता है क्या। गुमास्ता को हम लोग समझ सकते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है एजेंट। बच्चों जब अंग्रेज थे तो उनके शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों की देखरेख और कपड़े की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को जांच करने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन लिखा गया है
सरदार पटेल हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या सावित्रीबाई फुले हैं, या ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। और ये कब लिखी गई है? तो 1873 में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947 में, और या 1948 में, या 1957 में, या 1981 में। अपना भारत देश जैसे अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, वैसे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। इसीलिए जो है 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे श्रीलंका में 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन लिखा गया है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, या ऑप्शन नंबर बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका को स्वतंत्रता, या ऑप्शन नंबर डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। का जो राइट आंसर होगा स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ठीक है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए 2 संशोधन हुआ था। कौन कौन संशोधन हुआ था? एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था, एक 74वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। 2 संशोधन हुए थे। और ये संशोधन कब हुए? 1992 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है ना, यह संशोधन 1992 में संशोधन हुआ था। तो इन संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है कब हुआ था? तो सन 1992 में हुआ था। यह सन 1992 वाला संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था। 1992 में 2 संशोधन हुए थे। कौन कौन? एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जैसे पंचायत में चुनाव होने लगा और नगर पालिका जैसे शहरों में भी चुनाव होने लगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन से कथन सही है? ऑप्शन में दिया गया है सनातन भारत का एक राजकीय धर्म है। ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ऑप्शन नंबर डी ईसाइयों को विशेषाधिकार। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक टेस्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि टेस्ट दें, तो हम क्वेश्चन जैसे बताते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और रोकने के बाद जो है अपने से सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को चालू कर लीजिए कि आपका विकल्प कौन सा था और हम विकल्प कौन सा बता रहे हैं। ठीक है ना, राइट आंसर होगा धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। आप लोग पढ़े होंगे संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म में वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म में कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका कोई भी वंश हो सकता है, उसकी कोई भी जाति हो सकती है, उसका कोई भी लिंग हो सकता है, वह कहीं भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? उन देशों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका है कि श्रीलंका है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है, या अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है, या कुलीन तंत्र को बढ़ावा देती है, या राजतंत्र को बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था को बढ़ावा देती है।
तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक दलीय व्यवस्था होती क्या है। एक दलीय प्रणाली या वन पार्टी सिस्टम में केवल एक ही व्यक्ति ही राजनीतिक दल में सत्ता में रहता है और विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने या सत्ता में आने की अनुमति होती ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था आमतौर पर अधिनायकवाद को बढ़ावा देती है या अधिनायकवाद को जन्म देती है, जहां सरकार का जनता पर पूर्ण नियंत्रण होता ही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम किस देश का है, बताइए। साथियों, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है ना, श्वेत क्रांति किससे है? ऑप्शन दिया गया है दूध उत्पादन से, या फिर गेहूं उत्पादन से है, या फिर मत्स्य उत्पादन से है, या फिर मोटा अनाज से है। बताइए। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, श्वेत क्रांति। श्वेत होता क्या है? श्वेत मतलब व्हाइट यानी सफ़ेद होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद, और सफ़ेद कौन होता है बताओ? गेहूं तो हो नहीं सकता है, मत्स्य मतलब मछली हो नहीं सकती है, मोटा अनाज हो नहीं सकता सफ़ेद। एक ही बचता है ऑप्शन। वो कौन सा ऑप्शन बचता है? श्वेत मतलब होता है दूध। दूध कैसे होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से होगा। ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन है। ठीक, कि गेहूं उत्पादन किससे संबंधित है? किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, गेहूं किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, यानी कि हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। हरित क्रांति जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है ना। मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? तो आप बताओगे नीली क्रांति से। ठीक है, अर्थात नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है। नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं और डॉक्टर अरुण कृष्णन है। ठीक है ना, ये जो है नीली क्रांति से संबंधित। मोटा अनाज किससे संबंधित है? तो ये भी जो है हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? ऑप्शन में दिया गया है उत्खात भूमि पर की जाती है, या ढाल वाली भूमि पर की जाती है, मैदानी भूमि पर की जाती है, या मरुस्थली भूमि पर की जाती है। बताइए। तो हम पहले आपको बता दें, सोपान कृषि ढाल वाली भूमि पर की जाती है, अर्थात पहाड़ों की ढालों पर सोपान कृषि की जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सोपान कृषि को सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ है स्थित? उड़ीसा में है, या राजस्थान में है, या कर्नाटक में है, या दिल्ली में है? बताइए। हौज खास जलीय निकाय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी बात ये है कि हौज खास क्या है। ठीक है, हौज खास क्या है? हौज खास का मतलब होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा की जाती है। पानी कहाँ कर इकट्ठा कर सकते हो? पानी आप जो है टंकी बनाकर इकट्ठा कर सकते हो, या झीलों में भी इकट्ठा कर सकते हो ना। तो जानकारी के लिए बता दें कि जब अलाउद्दीन खिलजी था तो उस समय दक्षिणी दिल्ली में जो है हौज खास बनाया गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग कौन है? ऑप्शन दिया गया है हल्दिया से इलाहाबाद, या सदिया से धुबरी, या केरल से पश्चिम तटीय नहर, या काकीनाडा से पुदुचेरी। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद है। बात समझिए, इसको राष्ट्रीय जलीय मार्ग भी कहते हैं। फेमस नाम क्या है? NW1। ठीक है, NW1 के नाम से ये फेमस है, यानी कि नेशनल वाटर वे। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बनाता है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया, या हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिहार के पटना और भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, कौन सी है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी? बताइए। इलाहाबाद इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, या दिल्ली को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, या बेंगलुरु कहते हैं, या पुणे कहते हैं? बताइए। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ठीक है, बताइए। तो इसका भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है, या बंगलौर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं?
बेंगलुरु या बंगलौर बोलते हैं। यह कर्नाटक की राजधानी भी है। ठीक है, ये बताइए भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु या बंगलौर को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से आई सेक्टर है बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े आई सेक्टर हैं। ठीक है ना, आईटी है। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा बंगलौर में है। आपको बता दें कि जो हैकर होते हैं या बड़ा बड़ा ये जो सॉफ्टवेयर काम होता है, ठीक है, तो ये सब कहाँ ज़्यादातर होते हैं? इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है आईटी सेक्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ओके, बहुत ही स्मार्ट सिटी है, जान लीजिए, सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी यही है, जान लीजिए। यहाँ भारत का सबसे अच्छा शोध विश्वविद्यालय है, कौन है? IISc है। ठीक है, IISc ये विश्वविद्यालय है, शोध विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। ठीक है, यहीं पर बेंगलुरु में, यानी दुनिया के लोग जो है यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? IIM का है या WTO का है या नाटो का है या विश्व बैंक का है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य WTO का है, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, WTO को फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसी को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन लिखा गया है 24 दिसंबर को मनाते हैं या 5 जून को मनाते हैं या 10 दिसंबर को मनाते हैं, फिर 24 अक्टूबर को मनाते हैं। बताइए। तो हम आपको बता दें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता हो। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? ऑप्शन दिया गया है 49% या 11% या 15% या जो है 25%। वर्ष 2017-18 में सेकेंड सेक्टर में जो है मात्र 25% श्रम को रोजगार प्राप्त था। ठीक है, इतना जान लीजिए, बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? ऑप्शन में दिया गया है 68.8 या 72.8 या 75.8 या 67.8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 से 70 वर्ष, लेकिन किसी ऑप्शन में 67 से 70 वर्ष नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। ठीक है, ए और डी दोनों सही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा सही 70.8 वर्ष। ठीक है ना, 70.8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए यह क्वेश्चन नंबर 19 विवादित रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? बताइए कितने परसेंट? 33% या 18% या 25% या 40%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। तो पार्ट बी का नेक्स्ट पार्ट में हमने वीडियो बना दिया है। जो विद्यार्थी लाइक शेयर किए होंगे उन्हीं विद्यार्थियों को यह पार्ट हमारा मिलेगा। आपका पेपर अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक।